हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना। और मोल कॉन्सेप्ट के ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर दिए जा चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट जो हुआ था उसमें मैंने आपको बेसिक बातें बताया था, ठीक है, जिसमें गैलोसक्स लॉ के बारे में बताया था, ठीक ना। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको एवोगाड्रो लॉ के बारे में बताया और आपका केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। तो 3 कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से सिखाया जा चुका है, उस पर बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे। इसमें कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपका जो है एटॉमिक मास के बारे में, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना। ओके, आपका जो है मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ये कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक ना। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी मेरा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है काबिले ज्ञान, वहाँ पर मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री जरूर डाला है, ठीक ना। तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आपको जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जो भी बेसिक बातें हैं वो हम लोग वहाँ पर जाके अच्छा कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सिखाने का वादा किया है, प्रॉमिस किया है, कोशिश किया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सीखेंगे, तो जो भी बेसिक प्रॉब्लम आप वहाँ से जा करके ठीक कर सकते हो, ठीक ना। तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड, उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे वो आपका मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड बनेगा। जैसे कि आपको कभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोल दिया, कभी आपको मोल्स निकालने के लिए बोल दिया, कभी आपको पार्टिकल्स पूछ दिया कि एटम्स कितने होंगे, आपके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, आपके जो है आयंस कितने होंगे, ठीक ना। वेपर डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन आपके हाई लेवल का है जो 4 नंबर का आता है, वो आपका गैस इक्वेशन पर बेस्ड और गैलोसक्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगा, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मोल कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है इसमें आपका 95% न्यूमेरिकल्स ही आता है, केवल 5% थ्योरी है, और वो भी गिने चुने थ्योरी है। तो आप थ्योरी करके जाइएगा तो इस चैप्टर पे कमांड नहीं हो पाएगा। और ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करो, चीज़ों को ठीक से समझो तो, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर जो तरीके आपको बता रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ठीक ना। तो आप इसको पूरा देखिए, समझिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, कुछ थ्योरेटिकल बात है उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, इसके बिना आपका ये जो पार्ट है ना, मूल कॉन्सेप्ट वाला जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना, इसको अच्छे समझना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की, ठीक ना। ओके, जिसको शॉर्ट में आरएएम बोलते हैं। इसी को एटॉमिक वेट भी बोलते हैं और इसी को एटॉमिक मास भी बोलते हैं। अगर हमें इसे मेजर करना है तो हम इसे एएमयू में मेजर करते हैं, जिसका फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक ना। ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एल्यूमिनियम का हमें एटॉमिक मास बताना है तो 27 एएमयू हो गया। ओके, अच्छा, अब उसके बाद जब इस एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट में जीएएम बोलते हैं, ठीक ना। और कोई भी एलिमेंट हो, जैसे सोडियम है, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, जो इसका एटॉमिक वेट था, तो बस वहां पर एएमयू की जगह जी से रिप्लेस कर देना है तो 23 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत काम का है, 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। मतलब जैसे 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का आप क्या करोगे, ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे, जो कि 24 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, ठीक ना। ओके, नाउ उसके बाद आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, जिसको मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, या डिफाइन आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, या डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास। तो सिंपल लैंग्वेज में आपके बुक में दिया हुआ, आप वहां से डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया निकालना है तो हमारा 17 एमयू आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी एमयू बोलेंगे। और जब इसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। और एक चीज़ और, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कोई भी सब्सटेंस जो आपका कंपाउंड है, जैसे कि मीथेन, तो यहाँ पर
इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा उसी के बराबर होगा, जो कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन है। ये मैंने फास्ट बताया है, ये सिंपल है, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक ना। ओके, तो जिसको भी ये समझ में नहीं आया इसको आप वापस जो है पॉज करके, रिवाइंड करके, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये चीज़ें नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस तरह क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में तो बहुत कुछ गिवन है, अगर आपका लक अच्छा रहा तो बोर्ड वाले क्वेश्चन में आपको ये एटॉमिक मास वगैरह दे भी सकता है, बट आप हमेशा बैकअप लेके चलिए, मैं हमेशा बोलता हूँ बैकअप लेके चलना है, ठीक ना। अगर मान लीजिए इनकेस नहीं दिया तो फिर क्या वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आओगे? नहीं, आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको कॉपर का, आयरन का, आपका सिल्वर का, ठीक ना, और आपका जिंक का, इनका जो है एटॉमिक मास लिखा दिया था, ठीक ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, ठीक। इसके अलावा 1 से लेकर 20 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तभी आप जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे। क्लियर हो गया ना? तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है इन दो कंपाउंड का, एक है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स और एक आपका अमोनियम सल्फेट है। बहुत ही आसान है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का, है ना। तो हम निकालने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास लिखा है, इसी को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, इसी को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, तो ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, तीनों का मतलब सेम है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक। यहाँ पर आपको जो चीज़ गिवन दिया हुआ है ना, इसी को लेके चलना है। अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ें नहीं दिया हुआ तब अपने आप मन से ले सकते हो। अपने मन से कहने का मतलब जैसे कॉपर का 63.5 दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये अगर दिया हुआ है तब तो यही लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है तब आप यहाँ पर 64 लेके चल सकते हो। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपको पहले से ही पता है। तो देखिए, जैसे कॉपर के कितने एटम है? केवल 1, तो 1 लिख दिया, इनटू कितना दिया हुआ है? 63.5 दिया हुआ है, प्लस सल्फर के कितने एटम है? केवल 1, तो 1 लिख दिया, और इंटू 32 दिया हुआ सल्फर का। देखिए, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 1 का होता है 16, और प्लस वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 5 हैं। अब क्या वाटर का मॉलिक्यूलर मास बताने की जरूरत है क्या आप लोग को? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसको दिक्कत है वो देख लीजिए। हाइड्रोजन के 2 एटम इसलिए 2, ऑक्सीजन का 1 एटम इसलिए 16, तो 16 + 2 कितना हो गया? 18 हो गया। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 18 दिया, हमको टाइम भी बचाना है। अब ये हो गया 63.5 प्लस ये हो गया आपका कितना? 32, प्लस ये कितना हो गया? 64, और प्लस का कितना हो गया? ये 18 5 जा 90। तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है? देखिए, ये हो गया 3, ये 2 5, 5 और 4 9, ठीक है। ओके, फिर ये देखिए 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, ठीक ना। 249.5 AMU, ठीक है। ये आपका पहला का आंसर हो गया, ठीक। ओके, चलिए बी नंबर पे आते हैं। बी नंबर में आपको किसका निकालना है? अमोनियम सल्फेट का। तो लिखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 होल टू SO4। कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? देखिए, नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, तो एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 28 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने? 4 2 जा 8, 1 का 1, तो 8 का 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। सल्फर केवल 1 है तो 32, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 16 4 जा 64 है। सबको जोड़ दीजिए, 8 और 8 16 और 2 18, 18 और 4 22, कितना बचा? 2 बचा, 4 और 3 7, 7 और 6 13, सो 132 AMU ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखता ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप ग्राम लिखते, जी लिखते, यहाँ भी जी लिखते। समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, है ना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सब सीख लिया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले समझना है कि मोल होता क्या है। जैसे देखिए, आप छोटी क्लास में पढ़े हो ना, 1 डजन में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप बताइए 1 स्कोर में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 20 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और एक और वर्ड है ग्रॉस। 1 ग्रॉस में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 144 ऑब्जेक्ट्स होता है। उसी तरह से आपका मोल भी है। तो मोल है क्या? देखिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। मतलब मोल क्या है? कलेक्शन है इतने पार्टिकल्स का।
अब ये पार्टिकल्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है ना। उसके बाद आपका एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो नंबर है ना, इसे बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर, है ना। और ये हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, ये एवोगैड्रो नंबर आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एवोगैड्रो नंबर यही वाला, तब तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में 6.02 लिखता है, इंटू 10⁻23 लिखेगा, कभी लिखेगा 6 इंटू 10⁻23 लिखेगा। तो क्वेश्चन में जैसा गिवन है आप वैसा ही लेके चलिएगा। ये हर चीज में आप ध्यान से याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है वैसा लेके चलना है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया हुआ है तब आपको जो जानते हो लेना। जैसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लेके चलना है। अगर नहीं दिया तब आप 22/7 या 3.14 आप अपने अनुसार लेके चल सकते हो। उसी तरह से आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू है वो कितना होता है, 9.8 होता है। तो अगर क्वेश्चन में 9.8 दिया तो 9.8 लेके चलना है, अगर 10 दिया तो 10 लेके चलना है, ठीक ना। अच्छा, और अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से लेके चल सकते हो, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर ये डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको यही लेके चलना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप जो है आप अपने मन से ये ले सकते हो, ठीक ना। कि क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा बहुत चेंज करके भी दे सकता है, कभी 6 इंटू 10⁻23 लिख देगा, कभी 6.02 लिख देगा एंड सो ऑन। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। समझ में आ गया? तो चलिए अब एक मोल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस एक पॉइंट में ही सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको समझ लिए तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए 1 मोल ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन निकालना आएगा तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि है क्वेश्चन आसान, कॉन्सेप्ट समझना, बस एक बार समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 1 मोल ऑफ अमोनिया, तो सबसे पहले आप इसका यहाँ पर ग्राम मोलिकुलर मास निकालोगे। तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना निकालो, देखो ये नाइट्रोजन है, कितना होता है 14, हाइड्रोजन 3, तो कितना होगा 17, तो 17 ग्राम आपने लिख दिया। सबसे पहले 1 मोल ऑफ अमोनिया कितने बराबर हो गया, 17 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर मास है किसका, अमोनिया का। उसके बाद ये कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट मॉलिक्यूल्स ही होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर आपको मैं बोलूँ अगर ये कोई गैस है तो गैस होगा तो आपको हमेशा मोलर वॉल्यूम लेना है 22.4 लीटर, जो कि किस पर होगा, एसटीपी पर होगा। किसी भी गैस का एसटीपी पर जो मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, ठीक ना। अच्छा अच्छा, यहीं पर आपको मैंने पहले बताया भी होगा, अगर नहीं पता तो फिर से सुन लीजिए। लीटर में है तो 22.4 लीटर लेंगे, अगर डेसीमीटर क्यूब है तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब लेंगे, अगर आपका एमएल में है तो 22,400 एमएल लेंगे, और अगर आपका सेंटीमीटर क्यूब में है तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। समझ में आ गया? ओके, और एसटीपी पर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे मैं पूछ दूं कि आपका इस अमोनिया के 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारा बच्चा क्या बोल देगा, सर 3 + 1 4 एटम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि यहाँ मोल की बात हो रही है। तो मोल टोटल एटम कितने हो गए, 4 इंटू कितने आपके अंदर होगा, एक मॉलिक्यूल में, खुद बताइए, एक मॉलिक्यूल में आपका 4 एटम है, आपके पास मॉलिक्यूल कितना, इतना ना है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब अब आपका मैं पूछूं 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितने टोटल एटम्स हैं, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, एटम्स। एटम्स, ये फिर से समझिए, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में, अमोनिया के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स है। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल में आपका 4 एटम हुआ टोटल, 3 हाइड्रोजन का 1 नाइट्रोजन का। तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो आपके पास मॉलिक्यूल कितना, इतना है। तो इसका मतलब आपका 1 मोल ऑफ अमोनिया में टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। समझ में आ गया? अच्छा, इसी में देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे कि इस अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, तो आपको देखो एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम है, केवल एक है। तो आपके पास मॉलिक्यूल कितना है, इतना है, क्योंकि मोल जब आएगा तो ये तो नंबर आपको लिखना ही लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे उस केस में, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, नाइट्रोजन एटम्स।
और अगर आपसे पूछ दे कि बताइए इस अमोनिया में आपके हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं टोटल, तो आप बताइए एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना, तो 3 इंटू क्या कर देंगे 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा। यही वो बेसिक बातें हैं, ठीक ना। अगर आप इसको निकालना सीख लिए, इसको अच्छे से समझ गए, तो फिर आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स आपको दिया हुआ है 6 इंटू 10 पे पावर 23, ठीक है ना। तो आपको बताना है 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस में कितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 18 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, और आपको 111 ग्राम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्लोराइड आयंस के नंबर हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का मास नहीं दिया है, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास नहीं दिया है, ना ही कैल्शियम और क्लोरीन का मास दिया है। अब आपको याद रखना पड़ेगा ना, इसलिए बोला था ना याद रखना है, ठीक ना। सब कुछ आप एग्जाम के भरोसे जाओगे सब कुछ दे दे ऐसा कुछ गारंटी नहीं, आपको हमेशा बैकअप लेके चलना है। समझ में आ गया। तो चलिए देखिए एक करके बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पहला नंबर किसका पूछा, नाइट्रोजन गैस का। आप नाइट्रोजन गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। लिखिए, क्या लिखिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन है, सर आपने कैसे पता कि ग्राम ही लेके चलेंगे, एएमयू क्यों लेके नहीं चलेंगे। यहाँ आप देखो क्या लिखा हुआ 14 ग्राम, मतलब आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2, तो 2 इंटू 14 कर दे कितना आ जाएगा 28 ग्राम, आ गया ना। अच्छा अब ये कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर है, क्योंकि आपको यहाँ मोल तो पूछा नहीं बट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, ठीक ना। ये 1 मोल के बराबर है, ठीक। अच्छा उसके बाद अगर मैं इसमें पूछूं कितने इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो गैस है और इसमें आपका मॉलिक्यूल कितना होगा, तो 6.022। अच्छा 022 नहीं लेंगे, सॉरी 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 सॉरी, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 6 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। अब बहुत लोग लगेगा कि सर आपने तो आंसर निकाल देना मॉलिक्यूल्स, बट बाबू ये आंसर नहीं निकला, ये तो कॉन्सेप्ट है, अब उसको यूज करना है। इसका मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 14 ग्राम में कितना होगा, यूनिटी मेथड लगाना है। समझ में आया। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने आपके मॉलिक्यूल्स हैं, 6 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। देयरफॉर 1 ग्राम का निकालोगे यूनिटी मेथड से, तो 6 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाई 28। तो 14 ग्राम का निकालना है, तो 14 ग्राम का हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे 14 इंटू 6 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाई 28। 14 से 28 जाएगा आपका 2 बार में, और ये 2 से 6 जाएगा आपका 3 बार में। तो कितना आ गया बाबू आपका 3 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये आपका पहला आंसर आ गया। आसान था ना, क्लियर हो गया। तो यही तो मेन है, समझ में आ रहा है। अगर ये निकालना सीख लिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसा पूछ रहा है यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स पूछा तो मॉलिक्यूल्स निकाले, एटम्स पूछेगा तो एटम्स निकाल लेंगे, आयंस पूछेगा तो आयंस निकाल लेंगे, मोल्स पूछेगा तो मोल्स निकाल लेंगे। समझ आ गया। ओके तो चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं, बी नंबर। क्या पूछा इस बार, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या, देखिए ध्यान से, आप सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, किसका, वाटर का। अब क्या ये भी बताना पड़ेगा, बहुत आसान है। 18 ग्राम कितना मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर, ठीक ना। आपसे यहाँ पर पूछा है एटम्स के बारे में, तो बताइए आपका एक एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, टोटल 3 एटम है। और टोटल इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पहले बताओ, पहले मॉलिक्यूल्स बताओ। ये होता है 6 इंटू 10 पे पावर कितना 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ना। अब बताइए एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं वाटर के, 3 एटम्स हैं। तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होगा, तो कितना लिखेंगे 3 इंटू 6 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स। अब आपसे देयर फोर कर लीजिए, इसमें यूनिटी नहीं लगेगा क्योंकि डायरेक्ट 18 ग्राम का ही पूछ दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देयर फोर आप लिख दीजिए 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितना 6 3 18, 18 इंटू 10 पे पावर 23 क्या एटम्स।
आंसर। अच्छा देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 18 ग्राम नहीं लिखता, आपका 90 ग्राम बोल देता, कुछ और बोल देता, तो आप फिर क्या करते, इसी तरह से यूनिटी मेथड लगाते। अगर 18 ग्राम वाटर में इतना एटम्स होता तो फिर 90 ग्राम में कितना होता, यूनिटी मेथड लगा देते। समझ में आ गया? ये तो डायरेक्ट 18 ग्राम का ही पूछ दिया और वाटर का 18 ग्राम ही होता है, तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है ना। चलिए अब सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर में देखिए ध्यान से, सी नंबर में आपको पूछा है नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है ना? तो चलो देखो, यहाँ पर आपका सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सब कंपाउंड अभी तक हमको मिला है। अगर आपको कोई एलिमेंट होगा तो वहां पर ग्राम एटॉमिक मास लिखिएगा। समझ में आ गया? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्मूला होता है ना CaCl2। तो कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, प्लस क्लोरीन का कितना आपका 35.5 लेके चलिएगा। क्यों लेके चलिएगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनाने के लिए। 111 ग्राम दिया हुआ है आपका, डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए तो 2 इंटू 35.5, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस का 71, आपका हो जाएगा 111 ग्राम। ये समझ में आया? अब बोलोगे सर आपने तो बोला कि हम 35 भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने क्या किया 35.5 लिया। समझ में आया मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने 35.5 लिया है। ठीक है ना? ओके, अगर आप 35 लोगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा, 111 की जगह 110 आ जाएगा और कोई अंतर खास नहीं आएगा। ठीक है ना? ओके, तो चलिए अब बात करते हैं। अब इसके अंदर हमको क्या पूछा है, इसके अंदर पूछा है नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। तो आप बताओ इस कैल्शियम क्लोराइड में अगर आपसे पूछा जाता कैल्शियम के कितने आयंस हैं, तो बताओ। आपका पहले मॉलिक्यूल तो लिख लीजिए, इसके मॉलिक्यूल लिखिए, कितना लिखिएगा, अच्छा 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए। तो बताइए एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम के कितने आयन हैं, केवल एक आयन है। क्लोराइड के कितने आयन हैं, दो आयन है। तो एक मॉलिक्यूल में इतना है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना, अगर मान लो कैल्शियम आयन पूछता तो आपका इतना ही हो जाता, 1 इंटू दिस कर देते, और क्लोराइड आयन पूछा तो क्या कर देंगे 2 इंटू दिस कर देंगे। समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, एक मॉलिक्यूल में आपके कैल्शियम के केवल एक आयन है और क्लोराइड के दो आयन है। अब ये दो और एक पता चला, कैल्शियम एक ही ना दिख रहा है आपको, क्लोराइड कितने, दो नहीं दिख रहे, 2 लिखा हुआ है। अच्छा तो ये आपके दो क्लोराइड आयन हो गया और यहाँ पर एक कैल्शियम आयन हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कितना मॉलिक्यूल में कितना, तो क्या करेंगे, किसका पूछा है, क्लोराइड का पूछा, तो मैं सिर्फ क्लोराइड की बात करूंगा। तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड में लिख देंगे 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 क्या, क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस। तो देख लीजिए ये डायरेक्ट 111 ग्राम दिया हुआ, ये भी 111 ग्राम का ही पूछ रहा था, यहाँ भी यूनिटी मेथड नहीं लगेगा, जरूरत ही नहीं पड़ा ना। 111 का जब कुछ और होता तो फिर इस तरह से लगाते, अगर कुछ नहीं दिया तो डायरेक्ट लिख दीजिए। सो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड कंटेन्स 6 टू 12, 12 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयंस। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना आसान? ओके, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। आप देख सकते हैं मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना, वो सब बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको हर क्वेश्चन अपने में एक अलग टाइप है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका अच्छा से एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है। क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ सिलेक्ट लाइम। अरे वाह, फिर से कंपाउंड आ गया। यस, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है ना? अब मान लो अगर आपको सिलेक्ट लाइम नहीं दिया रहता तो फिर आपको तो दिक्कत हो जाता, बहुत गलत है फिर ये। तो ये आपको याद रखना है, सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ठीक ना? तो कैल्शियम का केवल एक एटम है इसलिए 40 लिख दिया, ऑक्सीजन के दो हैं इसलिए 32 लिख दिया, और हाइड्रोजन का दो है, यानी कितना हो गया 74 ग्राम हो गया। हो गया ना? अब बताइए ये कितना मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। अब आपसे जैसा पूछा है वैसा लिखना है। आपसे
मोल्स का जिक्र किया गया, तो मोल के टर्म्स में बताना है। तो आप क्या कीजिएगा, आपसे पूछा कि 2.5 मोल्स में कितना मास होगा, तो 1 मोल में इतना मास है तो 2.5 मोल्स में कितना होगा बच्चा, बड़ा आसान है। देखिए क्या लिखिएगा, यूनिट में लगाइए, सिंस 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 74 ग्राम, ठीक है। सो देयरफॉर 2.5 मोल्स का कितना हो जाएगा, 2.5 मोल्स का कितना हो जाएगा बच्चा, तो देखिए आपका हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 74 बाई 1 करेंगे, कोई मतलब नहीं है उसको करने से, यहाँ डेसिमल हटा तो ये 5 से जाएगा 2 बार में, ये 5 से जाएगा 5 बार में, और ये आपको जाएगा 37 बार में। तो 7 5 जा होता है 35, बचा 2 3 बचा ना 3, और 5 3 जा 15 और 3 18 हो गया। सो 185 ग्राम, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। आसान था ना, आपको यही करना है, पहले सबसे पहले जैसा क्वेश्चन दिया उसके अनुसार आप डेटा लिख लीजिए शुरू में ही, फिर आप यूनिटी में लगा दीजिए, आसानी से बन जाएगा। ओके चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा हो देखने में, सर इसमें तो कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, तो यहाँ तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बिना बेसिक नॉलेज के तो बनेगा नहीं, है ना। तो चलो देखो, ऑक्सीजन एक यहाँ पर एलिमेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर एटम का जिक्र किया, और यहाँ पर ऑक्सीजन कंपाउंड का काम कर रहा था, इसे मॉलिक्यूल का जिक्र किया। अब एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, आपका हो जाएगा 32, ठीक है ना। ओके तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए। देखिए नंबर 1 आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप जो है ग्राम एटॉमिक मास निकाल लीजिए ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितना लिखिएगा 16 ग्राम लिखिएगा, लिखिएगा ना। और कितने इसमें एटम्स होंगे, तो 6, अब कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप आपको 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 आपको कितना लेके चलना है, एटम्स हो जाएगा, इतना एटम्स हो जाएगा, समझ आया, ठीक है ना। चलिए तो बताइए, आपका मास पूछा है ना, एक एटम का मास कितना है, तो इतना एटम्स का मास इतना है, तो एक एटम का कितना, यूनिट में लगाइए, देखिए कैसे लिखिएगा, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स का मास है 16 ग्राम, ठीक है। तो एक एटम का मास निकालना है, तो कितना लिख देंगे, 16 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, ठीक है ना, इतना हो जाएगा ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए मैं आपके कैलकुलेशन को स्मार्ट बनाने के लिए, फास्ट करने के लिए मैं खुद कर रहा हूँ, ताकि आप भी खुद से कीजिए, बिना कैलकुलेशन के तो नहीं होगा ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर इसको भूल जाता हूँ डेसिमल को, तो ये आपका ऊपर में चला जाएगा, तो इसको कर देगा ये 16,000, ठीक है। इसको आप साइड में कीजिए ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका कितने बार में जा रहा है, लगभग लगभग 2 बार में जा रहा है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो कितना हो गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 के 9 हो गया, फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 में से 2 जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 4 10, 5 4 9, 9 1 10, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, करेक्ट है। फिर यहाँ पर डेसिमल आएगा, आएगा ना, और फिर उसके बाद ये आपका एक बार तो जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आपने 0 लिखा। अब ये देखिए कितना बार में जाएगा, लगभग लगभग 6 बार में कीजिए, तो 6 2 जा 12, 12 एंड 13, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, और 36 हो गया, तो कितना आ गया, 10 में से 2 गया 8, फिर 5 में से 3 गया 2, फिर उसके बाद 5 में से गया 4 हो जाएगा, ठीक है, 9 में से 6 गया 3 हो गया, फिर 0 किया, और फिर देखिए यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है ना। तो आपका कितना लिख दिया मैंने, आपका ये 5 बार में जाएगा लगभग लगभग, बस आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो आप यहाँ तक लिख दीजिए, सो कितना आ जाएगा, ये 2.65 आ गया, 2.65 आ गया। अब ये देखिए, ये 10 पे पावर 23 प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, सो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 23 ग्राम, ये पहला का आंसर आ गया, ठीक ना। आपको हमेशा डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है, समझ में आया। चलिए तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं इसका सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट में हम लोग कैसे करेंगे।
ओके देखिए, सेकेंड नंबर में आपका इस बार हम लोग निकालेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, ऑक्सीजन, यानी O2 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा ना। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, यूनिट में लगाइएगा, क्या लिखिएगा आप 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना ग्राम है 32 ग्राम है, ठीक है। तो आपको एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है ना, एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, तो क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो करके देख लीजिए उसी तरीके से। 5 टाइम्स आएगा 10 11, ठीक है, और 6 × 5 = 30, 5.0, 10 में से गया 9, 9 में से गया 8, 1 के 1, फिर आपका आई थिंक कितने बार में जा रहा है, 2 बार में जाएगा, बिल्कुल 3 बार में, आई थिंक 3 बार में जाएगा। तो 66 और 18, वेरी गुड। तो 4, 10 में से 9 में से गया 3, फिर ये हो गया 8, ठीक है ना, और फिर ये खत्म कहानी। तो उसके बाद यहाँ पर एक जीरो लगा दिया, फिर एक बार में जा रहा है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, बस इतने रहने दीजिए। तो कितना हो गया 5.31 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। ओके, तो क्या किया हमने, हमें एक ऑक्सीजन एटम का मास पूछा, एक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास पूछा, तो आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे, तो एक ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। तो आपका कितना इसमें एटम्स होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा, ठीक है ना। तो अगर इतना एटम्स का मास है 16 ग्राम, तो एक का कितना होगा, यूनिट में लगा दिया, सॉल्व किया, आ गया। ठीक उसी तरह से आपका ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 32 ग्राम, 16 इंटू 2 कर दिया 32 हो जाएगा। तो कितने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स है, तो आप बताइए इतना मॉलिक्यूल्स में अगर 32 ग्राम है तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 5.31 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, रिलेटिव वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ दिया, देख रहे हैं ना। कभी आपको एटम्स पूछता है, कभी मॉलिक्यूल्स पूछता है, कभी आयंस पूछता है, कभी मोल्स पूछता है ना, कभी मास पूछता है। अब इस बार तो आपसे क्या पूछ दिया, इलेक्ट्रॉन्स पूछ दिया, तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मीथेन को पकड़ो। मीथेन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। अब जिस बच्चे को मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता होगा वो नहीं बना पाएगा ना, तो कुछ तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना। अब इतना दिन से केमिस्ट्री पढ़ रहा है, छोटे छोटे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका कमजोर है, जिसका ठीक नहीं है, जाकर के आराम से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप जाके स्ट्रॉन्ग कर लीजिए उसको, बहुत जरूरी है, वरना नहीं हो पाएगा फिर ये, ठीक है। चलो, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, 12 ये 4 ये कितना हो गया 16 ग्राम, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आया। अब आती है बारी कि सर यहाँ पर तो बड़ा खतरनाक चीज दिया है, तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालिए ना। तो कितना लिखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले वो निकाल लीजिए। तो बताइए कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब बोलोगे सर 6 कैसे पता, अरे एटॉमिक नंबर कार्बन कितना होता है 6 होता है, इलेक्ट्रॉन 6 होगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 होगा। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 6 प्लस का 4, यानी कि कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना। ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन आप बताइए एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो लिखना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना।
ये 10 इलेक्ट्रॉन केवल एक मॉलिक्यूल में है, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर आपको सिर्फ बोलता कि इस मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे। तो उस समय क्या लिखते हैं, 6 इंटू 6.022 2 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता। अगर सिर्फ हाइड्रोजन का पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ गया। आपको पूरे मॉलिक्यूल में पूछा है इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। समझ में आ गया, बहुत आसान है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब आपके पास 1.6 ग्राम है, तो देखिए इतना इलेक्ट्रॉन्स का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना, 16 ग्राम। कैसे लिखिएगा, सिंस 16 ग्राम क्या मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। सो देयरफॉर 1.6 ग्राम मीथेन में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.6 मल्टीप्लाई 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाई 16। अब बताइए ये डेसिमल जब हटेगा तो ये 10 खत्म, 16 से 16 गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर आ गया, है ना आसान। अच्छा, अब यहाँ पर ट्विस्ट देखिए, अगर बोल देता इसमें प्रोटॉन कितना होता तो उस समय क्या करते, तो आप फिर से वही करते, प्रोटॉन कितना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन ना, तो प्रोटॉन भी आपका यहाँ कितना हो जाता, वही 10 हो जाता। समझ में आ गया, ठीक ना, ओके। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेपर डेंसिटी की। सबसे पहले एक तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज रिलेटिव वेपर डेंसिटी, या फिर डिफाइन रिलेटिव वेपर डेंसिटी, तो आप इसका डेफिनेशन बुक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। रिलेटिव वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी गैस का हमने कुछ वॉल्यूम लिया है, उसका मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस, उतना ही वॉल्यूम लेना है, उसका मास, उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव वेपर डेंसिटी। समझे। मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पर मैंने क्लोरीन गैस लिया है और क्लोरीन गैस हमारा है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन गैस का जो मास होगा, और हाइड्रोजन गैस भी आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना है, उसका मास, उन दोनों के रेशियो को सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, रिलेटिव वेपर डेंसिटी। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है जो ये आपका न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, रिलेट आपका वेपर डेंसिटी और आपका मॉलिक्यूलर वेट के बीच रिलेशनशिप पर जब आता है तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी का डबल होता है। समझ में आ गया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग को ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक गैस सिलेंडर है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है 50 ग्राम। ठीक है, अब आपसे बोला है कि वैसा ही सिलेंडर है, फिर से सेम सिलेंडर जिसमें जिस सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था वैसा ही आपका सिलेंडर लिया गया जिसमें 200 ग्राम गैस एक्स भरा गया है और आपका 500 ग्राम गैस वाई भरा गया है। हमने सेम कंडीशंस रखा है टेम्परेचर प्रेशर का, तो अब बताइए कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास गैस एक्स और गैस वाई का क्या होगा। तो देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो वेपर डेंसिटी चाहिए, तो वेपर डेंसिटी के लिए हमको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको सेम वॉल्यूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सेम सिलेंडर लिखा है, जितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का होगा उतना ही वॉल्यूम आपका ये गैस एक्स होगा और उतना ही वॉल्यूम आपका गैस वाई होगा। मास दोनों का अलग दिया हुआ है क्योंकि हमको मास से निकालना है। समझ रहे हैं ना, तो चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। यहीं पर मेरे पास स्पेस है, यहीं पे मैं बना रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 4 गैस एक्स, हम इसका वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं। क्या होता है वेपर डेंसिटी, मास ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। तो यहाँ बताइए, यहाँ पर गैस एक्स की बात कर रहे हैं तो गैस एक्स कितना लिया हुआ है 200 ग्राम, तो मैंने लिख दिया 200 ग्राम मास लिख दिया गैस एक्स का। और बताइए नीचे में हाइड्रोजन का कितना मास दिया हुआ है 50 ग्राम, 50 लिख दिया। सॉल्व किया कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। सो देयरफॉर आपसे पूछा क्या, मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितना आया 4, यानी कितना आ गया आपका आंसर 8 आ गया। क्लियर है। अब हम बात करेंगे फॉर गैस वाई, फॉर गैस वाई, तो गैस वाई का पहले वेपर डेंसिटी निकाल लीजिए, सेम वॉल्यूम में मास निकालना है। तो बताइए जो आपका गैस वाई उसका मास कितना दिया 500 ग्राम सेम वॉल्यूम में, और सेम वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस का मास कितना दिया है 50 ग्राम। इसको सॉल्व करने पर कितना है 10। अब आपको क्या पूछा है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 10 किया कितना आया
20। ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना आसान, ठीक ना। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। अगर कहीं पर आपको दिक्कत आ रहा है, अब ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं, फिर भी आपको डाउट रह जाए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। ओके सो इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इस बार क्लोरीन का एटॉमिसिटी पूछा है, ठीक ना। ओके अगर आपको 35.5 ग्राम क्लोरीन जो है वो 11,200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एसटीपी पर, ठीक है। तो ये एसटीपी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, एटॉमिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग, अगर ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो है इसको कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर एक ट्रिक भी सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो क्लोरीन का एटॉमिसिटी हमको निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए इसी को यूज़ कीजिएगा। तो साफ साफ दिया है ना कि आपसे पूछा कि एटॉमिसिटी पूछा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आप क्या लिखिएगा, सिंस 11,200 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन गैस का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 35.5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो एसटीपी पर आपका कितना वैल्यू होता है, 22,400। तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन गैस का मास कितना हो जाएगा, तो क्या लिख दीजिएगा, 22,400 मल्टीप्लाइड बाई 35.5 डिवाइडेड बाई 11,200। ये डायरेक्ट जा रहा है दो बार में, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 71 ग्राम आ जाएगा। आ गया, ये आपका क्या निकल गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकल गया। यानी देयरफॉर लिख सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन आपका कितना निकल गया, 71 ग्राम निकल गया। अब आपसे एटॉमिसिटी पूछा है, तो एटॉमिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी कंपाउंड का एटॉमिसिटी पूछा है उस कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिए, पहले लिख दिया, नीचे में उसका एक एटम का जो मास है वो भी लिख दीजिए, कितना दिया हुआ है, 35.5 दिया हुआ है, ठीक ना। ओके इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बना देना है, ठीक ना। तो आपको पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल देना है। जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा तो आपको जो यहाँ पे गिवन डेटा है उससे उसको डिवाइड कर दीजिएगा, समझ में आ गया, ठीक है। ओके तो इस तरह से आप एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा अगर मान लीजिए एग्जाम में आया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो इतना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना, आप सिंपली क्या कर सकते हो, क्लोरीन का आपको फॉर्मूला लिखना है Cl2, कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो एटॉमिसिटी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन एटॉमिसिटी पर बेस बनता है, ठीक ना। और एटॉमिसिटी क्या होता है आपको पता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो उसका एटॉमिसिटी कहलाता है, समझ में आ गया। ओके तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपको बोला है कि नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए, अगर 360 सेंटीमीटर क्यूब एसटीपी पर इसका वेट इतना है, तो बताइए क्या होगा। सेकंड में नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछ दिया है ना, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना है ना, तो आपका उस ना का कितना होगा एसटीपी वाला, ठीक ना। तो लिखिए कैसे, देखिए सिंस 360 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी कितना दिया है, 0.45 ग्राम दिया है ना, ठीक है। तो देयर फोर 1 का क्या करेंगे, दिस बाई दिस हो जाएगा, तो 1 कितना, तो फिर आपका कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, एसआई में निकाल दीजिए, एसआई में एसटीपी पे कितना होता है आपका 22,400, तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, अगर आपको लीटर में दिया रहेगा तो लीटर में लेना 22.4 लीटर, अगर डेसीमीटर क्यूब में रहेगा तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, अगर आपको एमएल में दिया है यानी कि मिलीलीटर में दिया है तो आप लोगों को 22,400 मिलीलीटर, ठीक है ना, समझ में आ गया, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एसटीपी हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 22,400 मल्टीप्लाई 0.45 डिवाइडेड बाई 360, ये नहीं लिखेंगे। अब तो सॉल्व करने की बारी है, तो क्या दिक्कत है सॉल्व करना, अरे कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो हटाओ, ठीक है ना। ये 9 से जाएगा 5 बार में, ये 9 से जाएगा 40 बार में, ये जाएगा 8 बार में, और ये 8 से कितने बार में जाएगा, 8 दूनी 16, और 8 बार में यानी 28 ग्राम निकल गया,
एसटीपी पर कितना होगा 28 ग्राम होगा। ये आपका पहला का आंसर आ गया। था ना आसान, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखिए नोट कर लीजिए फॉर्मूला। जब भी आपसे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे तो क्या लिखिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला, मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, कंपाउंड है तो कंपाउंड, एलिमेंट है एलिमेंट, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपसे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है, तो यहाँ सब्सटेंस क्या हमारा वाटर का पूछा है ना। तो वाटर का आपका मास दिया हुआ कितना 4.5 ग्राम, तो मैंने कितना लिख दिया 4.5 ग्राम। नीचे में वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 होगा, होगा ना। इसको हटाइए, सॉरी, ये नीचे 10 आएगा, ये 9 से जाएगा 5 बार में, 9 से जाएगा 2 बार में, और ये 5 से जाएगा 10 2 बार में, कितना आ जाएगा 1/4 मतलब 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछता तो जो भी एलिमेंट है उसका मास दिया होगा इस तरह से जैसे इसमें दिया हुआ है, और नीचे में उसका ग्राम एटॉमिक मास लिख देते हैं। समझ में आया। मान लीजिए कि आपका वाटर की जगह कैल्शियम होता और कैल्शियम का पूछता नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालिए, और यहाँ पर दे देता 4.5 ग्राम कैल्शियम दे देता, तो यहाँ पर क्या लिखते 4.5 और नीचे में कैल्शियम का लिख देते 40। समझ में आ रहा है ना। बस उसको सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम हो जाता है। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। आई होप आपको आसान लग रहा होगा, सही बात है। अगर आसान लग रहा है तो फटाफट रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी ना हमें पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ओके चलिए, क्योंकि एक टीचर को कैसे पता चलेगा कि आप समझ रहे हो चीज़ों को, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे। रिस्पॉन्स दीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा, तभी ना हमको पता चलेगा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 8 भी देख लिए हम लोग, और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पहले आते हैं। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ 200 ml ऑफ द गैस एट एसटीपी वेज 0.40 ग्राम, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वेज 0.09 ग्राम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर निकालना क्या, पहले वो देखिए, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अच्छा किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कुछ कंडीशन दिया है कि 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसटीपी पर कितना उसका वेट है 0.40 ग्राम, ठीक है ना। और एक हिंट दिया है आपको कि हाइड्रोजन का 1 लीटर का जो एसटीपी पर वेट है 0.09 ग्राम है, ठीक है ना। इसके हेल्प से निकालना है। तो सबसे पहले दिमाग में जो डालिए, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या सीखा था आपने कि मास ऑफ वी वॉल्यूम, वी वॉल्यूम, मास ऑफ वी वॉल्यूम, ठीक है ना, और किसी भी गैस का, और डिवाइडेड बाई मास ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि आपका 1 लीटर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो आपको 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे फिर वेपर डेंसिटी निकलेगा, और फिर मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी को डबल कर दीजिएगा। समझ में आया। तो वही करने में देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस 200 ml CO2 का मास दिया है 0.40 ग्राम, ठीक है। तो 1 ml का कितना होगा, इतना हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर एसटीपी पर तो हमको 22,400 लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 लीटर लेना है। क्यों, क्योंकि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आप भूल रहे हो शायद, उसमें क्या बोला है, मास ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ एनी गैस बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम या वी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कितना लिया है, 1 लीटर लिया है, तो आप यहाँ पर 1 लीटर का ही निकालोगे, समझे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 1 लीटर का मतलब हो गया कितना 1000 ml, यानी कि 1000 ml कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो जाएगा 1000 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाई 200। तो देखिए ये डेसिमल जैसे हटा, 1 2 1 2 और 1 0, खत्म कहानी। 2 से 4 जाएगा कितना बार में, 2 बार में, आपका कितना हो जाएगा, ये 2 ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम निकल गया।
अब आप बताइए, हमको पहले आपको वेपर डेंसिटी निकालना है। तो देखिए वेपर डेंसिटी 1000 ml को हम ब्रैकेट में 1 लीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 2 ग्राम है, ठीक है। तो 1 लीटर हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ है, 0.09 दिया हुआ है ना, ठीक है ना। तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो 100 हो गया, कटने वाला तो नंबर है नहीं। 100/2 यानी कितना हो जाएगा 200, और बाई कितना 9। तो इसको सब सॉल्व कीजिएगा तो आपका लगभग लगभग 9 दूनी 18, फिर से 2 22.22 आते रहेगा, ठीक है ना। और उसी तरह से आपको मॉलिक्यूलर क्या निकालना है, मास निकालना है। तो हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितना है 22.22, सॉल्व कीजिए कितना आएगा 44.44 ग्राम, ठीक है ना। ओके, क्योंकि देखिए ग्राम में लिया गया है तो आपका आंसर भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा। समझ में आ गया, बहुत आसान था ना, ठीक ना। तो पहले हमने क्या किया, हमने 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास है वो निकाल लिया, और फिर हमने वेपर डेंसिटी फार्मूला जो जानते हैं उसी से हमने निकाला है, और फिर मॉलिक्यूलर मास निकाला है फार्मूला से। समझ में आ गया, बहुत आसान है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमें क्या करना है कि सब्सटेंस ए का मास निकालना है, और ये सब्सटेंस ए गैसियस फॉर्म में है, जिसका वॉल्यूम दिया है इतना, टेम्परेचर दिया है इतना, और आपको प्रेशर दिया है इतना, ठीक है ना। तो आपको और साथ ही साथ ए का मॉलिक्यूलर मास दिया है 60 ग्राम। तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपका गैस इक्वेशन पर बेस्ड है, उसी से बनेगा। अब आप बोलो सर कैसे पकड़ लिया आप, कैसे कैसे बताइए जरा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा प्रेशर को, टेम्परेचर को, इसको देख के पता चला, और यहाँ पर आपका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो फिर आपको एसटीपी पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो P1 है वो आपका है कितना 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। और जो V1 है वो आप कितना मान लेते हैं, V1 आपका हो जाएगा कितना 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 कितना, V1 आपको दिया हुआ 10 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो T1 है वो आपको कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो उसको 273 में हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 300 केल्विन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए P2 STP पर बताइए, P2 कितना होता है 760, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है STP पर। अच्छा V2 हमको निकालना है, और T2 आप कितना लोगे 273 केल्विन ही लोगे। अब फिर लिखोगे बाई गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या होता है P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, P1 का वैल्यू पुट करो 700, V1 का वैल्यू पुट करो 10, और T1 हो गया आपका 300। उसी तरह से P2 आप पुट कीजिए 760, V2 आपको निकालना है, और T2 आपका कितना हो गया 273, ठीक है। आपकी मर्जी, जैसे काटना काटिए, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 0 से ये 2 0 गया, ये 3 से जाएगा 91 बार में, ठीक है। और तो कुछ कट नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो देयरफॉर V2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 91 इंटू 7 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 7 और 9 63, 637, और नीचे में आपका कुछ नहीं है 76 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कर लीजिए, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, 76 से 637 को डिवाइड कीजिए, तो 8 बार में 8 7 56 होता है ना, 8 बार में कीजिए, 8 6 48 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, 8 7 56, 56 और 4 60, सही है। और 17 में 60 किया 9, फिर ये 2, फिर ये 0, 8 पॉइंट 3 बार में कीजिए तो 6 3 18, 7 21, और 21 और 1 22। अगर आप 4 बार में कीजिएगा तो बाहर चला जाएगा फिर ये, है ना। तो आप क्या कि 3 बार में किए तो 10 में 60 किया 2, और फिर ये हो गया 8 में से 2 गया 6, फिर 1 0, एक और डिजिट लगा दो, कितने बार में 7 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 8 8 बार में करो, 8 बार में से रहेगा, 8 बार में बस निकाल लिया आपने। 8.38 यूनिट क्या लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब। आपका ये तो पहला का आंसर आ गया, ठीक ना। लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं निकालना था, इसका तो यूज़ करना है, तो यहाँ पर आंसर मत लिखिए, ये इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आ जाइए, हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ ए का, तो हमको सब्सटेंस ए का कितना मास होगा अगर हमारा वॉल्यूम इतना है तो, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। देखिए सिंस 22.4 डेसीमीटर क्यूब
गैस ए का मास दिया हुआ है 60 ग्राम। कितना ग्राम? 60 ग्राम। सो देयरफॉर आपका इतना का कितना हो जाएगा? 8.38 डेसीमीटर क्यूब गैस ए का मास कितना हो जाएगा? तो क्या लिखिएगा? 8.38 इंटू 60 और बाई 22.4। ठीक है, ओके। चलिए इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, ये आपका ऊपर में 10 जाएगा और ये नीचे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। और फिर बताइए 6 से जाएगा ना, ये नंबर डायरेक्ट जाएगा 6 से, 4 2 6, 2 8 आ रहा है ना, 6 से नहीं जा रहा, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 1 1 2 बार में। ठीक है, 2 3 1 4। और ये नंबर को काटेगा क्या 4 बार में? 2 से काटिए, 2 से कटेगा आपका, ये कटेगा आपका कितना बार में? 4, फिर उसके बाद 1 और फिर 9 टाइम्स, और ये 2 से कटेगा आपका 56 टाइम्स। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 19 तिया 57 होता है और 4 तिया 12 होता है, 1257। और नीचे में कितना हो गया? 56। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, 56 से डिवाइड कर दीजिए कितना को? आपका 1257 को। तो 5 5 25, नहीं तो 5 तिया 15, 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में कीजिए। तो 6 दूनी 12 का 2, 112, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से गया 1, फिर 7, फिर 3 बार में 6 तिया 18, 5 तिया 15, 15 15 15, तो नहीं काम चलेगा, फिर से 2 बार में कीजिए। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 112, 7 में से 2 गया 5, 3 में से गया 2, फिर 0 आया, 22 पॉइंट आपका आ रहा है। देखिए उसके बाद कितना बार में करेंगे? 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में कीजिए। 22.4, आई थिंक 22.4 आना चाहिए। 6 चौको 24 के 4, 5 चौको 20, 20 2 22, तो कितना आ गया? 10 में से 4 गया 6, 3 में 4 में से 2 गया 2, फिर 260। ठीक है ना, एक डिजिट और निकाल दीजिए। तो आप इसको 5 बार में कीजिए तो 6 25 30, 25, नहीं 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 22.44। सो कितना आ रहा है आपका? आपका आ रहा है 22.44। क्या निकालना था? ग्राम। इतना निकल गया 22.44 ग्राम। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन तो बाबू आपका अच्छा होना ही चाहिए, बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किया। सबसे पहले हमको पूछा गया सब्सटेंस ए का मास निकालिए। ठीक है, और ये सब्सटेंस ए किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। ठीक, और बोला है कि ये जो गैसियस फॉर्म है 10 डेसीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 700 मिलीमीटर प्रेशर। मॉलिक्यूलर मास दिया ए का 60 ग्राम। तो आप बताइए सब्सटेंस का मास कितना है? तो आपको क्या करना है, ये जो P1 V1 T1 सब दिया हुआ है, P2 V2 T2, तो V2 निकालना है। P2 और T2 STP के हेल्प से हमने निकाल दिया। ठीक है ना, गैस इक्वेशन हमने लिखा, फिर हमने क्या किया, सभी डेटा को पुट किया, यहाँ से V2 निकाल लिया जो कि 8.3 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब आप बताइए आपका STP पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब लेते हैं ना, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब गैस ए का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 60 ग्राम। तो 8.38 का कितना होगा? 22.44 ग्राम। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप इसको और राउंड अप कीजिएगा तो 22.45 हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, आपके पास जैसा टाइम है वैसा कर सकते हैं। समझ में आ गया? मैंने हर बार बोला है फिजिक्स में आपका डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रल पार्ट है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और डेसिमल पॉइंट के बाद आपका कम से कम एक डिजिट भी सही हो जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप 2 डिजिट सही कर देते हो तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, तो 2 डिजिट सही करने के लिए आपको 3 डिजिट कम से कम निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो आपको काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको हम कुछ देर के बाद सॉल्व करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है? लगता है कि कुछ है ही नहीं इसमें दिया हुआ। ठीक है, क्या निकाले भाई? तो ये आपका बिल्कुल यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसी को पहले बनाते हैं। आपसे बोला गया वाटर का वोल्यूमेट्रिक कंपोजिशन, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए वाटर के कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले इसका आप लिखोगे केमिकल इक्वेशन। तो क्या लिखोगे? H2 प्लस का O2। ठीक है ना, बैलेंस नहीं, 2 बार कर दीजिए बैलेंस। यहाँ पे हो गया 2 वॉल्यूम, यहाँ पर हो गया आपका ये भी 2 वॉल्यूम, और यहाँ पर हो गया 1 वॉल्यूम। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया?
है ना। जो टोटल वॉल्यूम हो गया किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 2 + 1 मिलके कितना हो गया, 3 वॉल्यूम हो गया ना, इसी को यूज़ करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए परसेंटेज ऑफ, पहले आप क्या निकाल दीजिए, हाइड्रोजन। कैसे निकालिएगा, हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम यहाँ पर है, 2, टोटल वॉल्यूम कितना है 3, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 66.66 परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो क्या ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम है, केवल एक वॉल्यूम है, नीचे में टोटल वॉल्यूम 3 लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 33.33 परसेंटेज आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसको रेशियो में निकालना चाहते हो कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में क्या रेशियो है, तो हाइड्रोजन का देखिए 66.66 बाई 33.33 सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 2:1, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे भी आप देख के बता, 2 हाइड्रोजन आइटम है और 1 ऑक्सीजन आइटम है, तो रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया। बहुत ही आसान था ना। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए, अगर हमको 224 सेंटीमीटर क्यूब मिथेन और 112 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को अच्छे से बर्न करना है एसटीपी पर, तो स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आपको बताना ये भी कि आपका जो स्टीम बना है वाटर में उसका मास कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप गैलो-सक्स लॉ के कॉन्सेप्ट यूज करोगे, और गैलो-सक्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया है। जिस भी बच्चे को गैलो-सक्स लॉ में प्रॉब्लम है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना जो है इसका फर्स्ट लेक्चर गैलो-सक्स लॉ पर ही है, तो आप गैलो-सक्स लॉ वाले लेक्चर को जरूर देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, हाँ भाई, तो कहाँ है भाई, क्या है, मीथेन है, तो मीथेन मैंने लिख दिया CH4 और प्लस ऑक्सीजन, बर्न करेगा तो CO2 देगा, और आपको क्या देगा, वाटर देगा। अब यहाँ पे वाटर जो है ये स्टीम में है, तो ये इसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस करने के लिए कार्बन तो सही है, हाइड्रोजन 4 है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, अब बैलेंस हो गया ना। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, 2 2 4, सही है, ठीक है। बताइए ये कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, और ये कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, क्योंकि स्टीम है, स्टीम है तो आप इसको स्किप नहीं करोगे। अच्छा यहाँ पर देखिए जो मीथेन ने कितना दिखा है, 224 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप इसके हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकाल लोगे ना, ठीक ना। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब है ऑक्सीजन से और स्टीम से, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछा है आपसे, ऑक्सीजन के बारे में पूछा ना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक ना। तो ऑक्सीजन निकालेंगे और स्टीम इसलिए निकालेंगे क्योंकि स्टीम हमको आगे यूज करना है। तो देखिए सिंस 1 वॉल्यूम मीथेन को चाहिए 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको कितना दिया हुआ 224, तो 224 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन को कितना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 448 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए। सिमिलरली 1 वॉल्यूम आपका CH4 को कितना प्रोड्यूस करता है स्टीम, 2 वॉल्यूम, है ना, 2 वॉल्यूम आपका स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आपका कितना वॉल्यूम है, 224 है, तो 224 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा, 448 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम आपका प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से अब आपका देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न किया गया आपस में, तो आपको बन रहा है स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 2 लगा लीजिए, ये आपका 2 वॉल्यूम हो गया, ये आपका 1 वॉल्यूम हो गया, और ये आपका 2 वॉल्यूम हो गया। अब बताइए आपका जो हाइड्रोजन है कितना दिया हुआ है, 112 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक ना। तो फिर से क्या कीजिएगा, अगर आपका 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन को चाहिए केवल 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपका 1 वॉल्यूम कितना 1/2, तो आपको कितना दिया 112 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन जो है इसको कितना चाहिए 112 मल्टीप्लाई 1/2। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन आपको चाहिए, ठीक ना। सिमिलरली आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है 2 वॉल्यूम स्टीम, ठीक है। तो आपका 1 वॉल्यूम 1 प्रोड्यूस करेगा, तो 112 वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस करेगा
112 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन जो है वो आपका 112 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम को प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना। सो देयरफॉर करके आप क्या कीजिएगा, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया आपको निकालना है, तो निकाल दीजिए। टोटल ऑक्सीजन आपको पूछा था, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितना निकला 448, और यहाँ पे कितना निकला 56। जोड़ दीजिए, इसमें दो जोड़ो, कितना हो गया 450, अब 50 जोड़ दो 500 और 4 504 504 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पहला का आंसर आ गया। अब सेकंड केस में देखिए, आपको स्टीम कितना, स्टीम को वाटर में चेंज किया गया तो वाटर का मास बताना है। तो आप पहले टोटल स्टीम निकाल लीजिए, टोटल स्टीम निकाल लीजिए। एक जगह है 448 और एक आपका 112, तो ये हो गया 60, 460 560 560 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 560 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम का मास कितना होगा, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, यूनिटी मेथड लगाना है। 22,400 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम का एसटीपी पर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है ना। तो आपसे पूछा है कितना का 560 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम का मास कितना हो जाएगा, तो 560 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 22,400 हो गया ना, ठीक है। अब बताइए, ये एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। ये 2 से आपका काटने से 4 से काटिए तो 14 4 जा 56 होता है ना, और ये 4 से काटिएगा तो 5 बार में, और ये 6 बार में 560 आ गया। और 14 से ये जाएगा डायरेक्टली कितना बार में, 14 चौके 56 40 बार में। ये 2 से जाएगा 9 बार में, 2 से जाएगा 20 बार में, तो 9/20 आ गया, 9/20। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 0.4 और 5 ग्राम आ जाएगा, ठीक ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो समझ आया किसको इस क्वेश्चन को, तो देखिए जिसको समझ नहीं आया फिर से देखिए। यहाँ पर बोला गया कि ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम होगा, आपको ऑक्सीजन निकालना है। अगर इस ऑक्सीजन को हमको यूज करना है मिक्सचर को बर्न करने के लिए, मिक्सचर किन किन चीज़ों का है, मीथेन और हाइड्रोजन का। आपका मीथेन है 224 सेंटीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन 112 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जब उन मिक्सचर को बर्न कीजिएगा तो आपको स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, ठीक। अगर स्टीम जो आपका बना है उसको कंडेंस करते, ठंडा करते, वाटर में चेंज कर देते हैं, तो बताइए जो वाटर बना उसका मास कितना होगा। तो पहले आप गैलो-स्टोक्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगाओगे, उसके हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पर टोटल जो हाइड्रोजन है, टोटल जो आपका ऑक्सीजन है, टोटल जो आपका स्टीम है उसको निकाल लीजिए। वही देखो मैंने निकाला है, तो फर्स्ट निकल गया, यानी कि 504 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये आपका जो मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर ये आप अच्छे से बर्न होगा। सेकेंड केस में देखिए, यहाँ बोला ना स्टीम फॉर्म्ड, जो स्टीम बना उसको कंडेंस किया वाटर में, तो जो स्टीम बना वाटर में चेंज हुआ उसका मास बताना है, तो आप यही यूज करोगे। तो देखिए एसटीपी पर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब स्टीम का मास है आपका 18 ग्राम, है ना। स्टीम ही तो वाटर में चेंज हो रहा है ना, तो 560 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, सॉल्व करेंगे 0.45 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। सो स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट्स के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको गैलो-स्टोक्स लॉ बताया है, जिस बच्चे को भी गैलो-स्टोक्स लॉ में प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, आप जाकर के लेक्चर 1 को जरूर देखिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकेंड लेक्चर एवोगैड्रो लॉ पर दिया, बहुत छोटा सा आपका लेक्चर, वो केवल 30 मिनट का है, आप उसको भी जरूर देखिए। एवोगैड्रो लॉ के केवल 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर वो 2 टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, आप आराम से कर सकते हो। और उसी लेक्चर में आपको कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें भी मैंने आपको बताया है केवल 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो भी आपका अच्छा हो जाएगा। और आज के क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के टोटल 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, हर टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो सही, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे जरूर मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में बताने की कोशिश किया है, ताकि आपको जब ये चीज़ होगा तो क्या कैसे निकालेंगे, ये चीज़ होगा तो कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना। ओके, तो एक क्लास और मिलेगा जिसमें हम लोग जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही आसान भी है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अच्छा चाहिए, जो कि है एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग
नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप जो है टाइम पर जो है आपको वीडियोस के बारे में पता चल पाएगा कि कौन सा लेक्चर आ रहा है, आप उसको टाइम पर देख पाइएगा। ठीक है ना? ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय।